हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का लेसन नंबर 2, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। यानी कि उन राजाओं का साम्राज्य हम पढ़ेंगे जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और इससे पूर्व हमने पढ़ा था लेसन नंबर 1, भारत का वैभवशाली अतीत। किस प्रकार से उसमें भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को हमने पढ़ा था और किस प्रकार से विदेशी साहित्यों ने भारतीय इतिहास में अपना योगदान दिया। पुरातात्विक स्रोतों को हमने पढ़ा था और प्राचीन भारत की संस्कृति का विषय में प्रसार, भारत में नाविक शक्ति, प्रागैतिहासिक और पाषाण संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी, उसकी विभिन्न उपलब्धियां और इसके साथ साथ पढ़ा था हमने धार्मिक जीवन की उपलब्धियां और आर्थिक जीवन से उपलब्धियां, विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित उपलब्धियां, खगोल और ज्योतिष विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान। यानी कि ये जो काल थे, बड़े ही वैभवशाली समय था भारत के लिए। तो अब है लेसन दूसरा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, उन शासकों का वर्णन करेंगे इसके दौरान हम, जिनका शासनकाल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और उसमें सर्वप्रथम है मौर्य साम्राज्य, जो ईसा पूर्व 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य साम्राज्य, तो इसमें है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास सुदृढ़ धरा पर, मजबूत धरती पे अवतरित होता है, अवतार लेता है। विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत होती है। भारत के राजनीतिक एकीकरण एवं भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है या प्रकट होती है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। उनमें से कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अंडरलाइन कर लेना भी इनको, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव की सरित सागर, क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी, दीपवंश, महावंश टीका, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन आदि यूनानी यात्री, फाहियान, हेनसांग, इत्सिन आदि चीनी यात्री, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक के अभिलेख, जो हमें पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले, आदि प्रमुख स्रोत हैं, आदि मुख्य स्रोत हैं। तो यानी कि मौर्य साम्राज्य जो 322 से 185 ईसा पूर्व तक चला, और इसकी जो जानकारी देने वाले स्रोत हैं तो उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर,
क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, दीपवंश, महावंश टीका, भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन आदि यूनानी यात्री, फाहियान, हावेनसांग, इत्सिंग आदि चीनी यात्री, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक के अभिलेख जो हमें पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले आदि मुख्य स्रोत हैं। तो मौर्य साम्राज्य में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक भी कहा जा सकता है। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य या कौटिल्य, इसके 3 नाम हैं भी। कई जगह आपको विष्णुगुप्त मिलेगा, कई जगह चाणक्य और कई जगह कौटिल्य। तो सस्पेंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ये चाणक्य है या कौटिल्य है या विष्णुगुप्त है, बहुत बड़ा विद्वान था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का। कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये समझ में आता है हमें कि किस वंश का अंत हुआ तो मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो ध्यान रखना, नंद वंश का समापन हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद और मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोनों क्वेश्चन सोल्व होते हैं हमारे यहाँ। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद और मौर्य साम्राज्य का शासक प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। यानी कि जब जूनागढ़ अभिलेख को हम पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय स्रोत हमें प्राप्त होता है। मगध के राजा के सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। यानी कि जो मौर्य वंश था संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के विषय में प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। तो किसने कहा? चंद्रगुप्त के विषय में प्लूटार्क नामक विद्वान ने कहा कि चंद्रगुप्त ने कितने सैनिकों की सेना लेकर 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, अपना आधिपत्य कर लिया, अर्थात अपने कब्जे में इसको कर लिया, अपना शासन जमा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कर नंद वंश का उन्मूलन का होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना, नष्ट करना, खत्म करना। तो नंद वंश का इन्होंने उन्मूलन किया। सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कर नंद वंश का उन्मूलन कर सेल्यूकस को पराजित कर संधि के लिए विवश किया, मजबूर करके जिस साम्राज्य की स्थापना की उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक, ये सेल्यूकस कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का। मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। सेल्यूकस कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का शासक था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसमें सेल्यूकस की पराजय हुई और दोनों के बीच संपन्न हुई
दोनों के बीच संपन्न हुई संधि की शर्तें इस प्रकार थी। यानी कि दोनों के बीच जब उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको, सेल्यूकस को पराजित किया, तो दोनों के बीच संधि हुई फिर, और उस संधि की शर्तें क्या थी? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया। पहली शर्त क्या थी? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया और दहेज के रूप में एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया एवं पेरिपेमिसडाई के क्षेत्र चंद्रगुप्त को दहेज के रूप में दिए गए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो इंडिका पुस्तक है जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है और सेल्यूकस का वो एक राजदूत था। और सेल्यूकस कहाँ का शासक था? सेल्यूकस कहाँ का? मैसिडोनिया का शासक था। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज की दृष्टि से, कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 2-3 बनते हैं। कौन कौन से? कि ये जो मेगास्थनीज था वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था और उसी ने उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के विषय में, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दक्षिण प्रदेश में विजय की थी, यह जो फतह हासिल की थी उसके विषय में जानकारी तमिल ग्रंथों एहनामूर और मुर्नानूरू, कौन कौन से? तमिल ग्रंथों एहनामूर और मुर्नानूरू तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। किसके? अशोक के अभिलेखों से मिलती है। आगे है, चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा, सेनानायक तथा महान विजेता ही नहीं था, वरन योग्य शासक भी था। उसमें योग्य शासक के गुण थे। एक कुशल योद्धा था, एक सेनानायक था और एक महान विजेता भी था। इनके साथ साथ वो एक योग्य शासक भी था। उसने अपने मुख्यमंत्री कौटिल्य की सहायता से ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण किया जो उस समय के अनुकूल थी, लायक थी। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेकर श्रवणबेल बोला, जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है, में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, अर्थात मृत्यु इसकी हो गई। अब आगे है बिंदुसार
जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, जो कि 298 ईसा पूर्व में साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, यानी कि उसने अपना साम्राज्य वहाँ स्थापित किया। इसे यूनानी लेखक अमित्रोचेड्रस कहते थे। इसे यूनानी लेखक अमित्रोचेड्रस कहते थे। स्ट्रेबो ने बिंदुसार को अलिट्रोकेड्स कहा है। फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला बताया है। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा। अक्षुण्ण का मतलब है लगातार उसको बनाए रखा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसने अपने पिता के साम्राज्य को कम नहीं होने दिया, अक्षुण्ण स्थायी बनाए रखा। दिव्यावदान में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए। तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र अशोक फिर सुसीम को भेजा। तो बिंदुसार के 2 पुत्र हो गए भी यहाँ, अशोक और फिर सुसीम। स्ट्रेबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेक्स नाम के राजदूत को भेजा। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। तो बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा यानी कि शराब, सूखे अंजीर, ये फल मेवे वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स कह सकते हैं इनको, एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। और बिंदुसार के समय में ही मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, टालमी द्वितीय जिसको कहते हैं, तो बिंदुसार के समय में ही मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी कि टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायोनिसस नाम के एक राजदूत को क्या किया था, उसके कहने पे किसके पास, बिंदुसार के पास भेजा था। तो ये था भाई शासक बिंदुसार। पहले हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। तो बिंदुसार के बाद हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे अशोक को, जो कि बिंदुसार का पुत्र था, जिसने तक्षशिला में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए सर्वप्रथम वहाँ भेजा था। तो बिंदुसार का पुत्र है अशोक और दूसरा था सुसीम। परंतु बिंदुसार के बाद जो राजतंत्र शासन संभाला वो संभाला था अशोक ने, जो था 273 ईसा पूर्व से 232
ईसा पूर्व, जिसको हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।